हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल ब्राइट स्पॉट में। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई और हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ मेन आइडियाज़ जो डेवलप हुए और हम लोग देखेंगे कि 1789 के वॉर के बाद और 91 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद एक्चुअली में क्या क्या इवेंट्स हुई। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक, है ना। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करके है आज का वीडियो, है ना। ये सब टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का वीडियो। ठीक है तो जैसा कि आपने जाना कि फ्रांस क्या हो चुका था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, बट वो भी होने के बाद अभी भी वॉर्स ख़त्म नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अभी भी लुई 16 राजा बना हुआ था। ठीक है, तो लुई 16 क्या किया कि लुई 16 सीक्रेट नेगोशिएशन किया। नेगोशिएशन मीन्स एग्रीमेंट समझ लीजिए एक तरह से, है ना। किसके साथ? ऑस्ट्रिया और पर्सिया के साथ, ताकि उन्हें बोल रहा था ऑस्ट्रिया पर्सिया को कि आप ट्रूप भेजिए और यहाँ पर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको आप ख़त्म करके, ताकि मेरा पावर फिर से आ पाए। ठीक है, तो ये सब जैसे ही लोग को पता चला, उन्होंने क्या किया कि फटाक से, है ना, नेशनल असेंबली ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया वॉर पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ ही, और जीत हासिल किया। और उसने एक गाना गाया जो कि अब फ्रांस का नेशनल सॉन्ग भी है। गाने का नाम है, या फिर ये बोल सकते हैं नेशनल सॉन्ग है उनका, मैर्सेलियस। ठीक है, जो कि डीएसले के द्वारा, ठीक है, कंपोज किया गया था, रॉजर डीएसले। ठीक है, इससे बहुत सारी इकोनॉमिकल डिफ़िकल्टीज तो आई, बट अब क्या था, कुछ हद तक, है ना, वहाँ का माने फ्रांस बहुत हद तक स्टेबल हो चुका था। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे और कुछ आइडियाज़ जो डेवलप हुए आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, पर अभी भी क्या था कि बहुत सारे लोग वोट करने का राइट्स नहीं मिला था। जैसे 25 से प्लस वाले गिर सकते हैं, जिनकी को टैक्स दे रहे हैं उनको ही राइट्स है टैक्स देने का, समझ रहे हो आप। तो ये सब चीज़ से क्या हुआ कि पॉलिटिकल राइट अब भी क्या हो गया, रिचर सेक्शन तक कन्फाइंड हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमको देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो यही सब है। तो फिर इसके लिए लोग क्या हुए, फिर से आवाज़ उठाने लगे और बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स का फॉर्मेशन हुआ, है ना, जो कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे और गवर्नमेंट को क्या पॉजिटिव चेंजेस लाना था उनके बारे में बात कर रहे थे। देखिए, इस तरह का बैठक वहाँ पर आम हो चुका था, है ना। खैर, तो उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब था वो था जैकोबियन, जिनके हेड थे रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, आगे क्या हुआ, अब देखेंगे हम लोग कि ये मैक्सिमिलियन या फिर जो हमारे जैकोबियंस हैं उन्होंने फ्रांस को कैसे रिपब्लिक कराया, ये कहानी अब हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ यूँ कि 10 अगस्त 1792 को जैकोबियंस क्या किए, पैलेस, जो राजा का पैलेस था जो कि मैस्कॉट में था, वो पूरे के पूरे घेर दिए और राजा को हॉस्टेज बना लिए, बंदी बना लिए और उसे जेल में डाल दिए। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वहाँ पे फ्रांस में फिर से चुनाव होता है। ठीक है, और इस चुनाव का खास बात ये था, सभी मैन, आई रिपीट ओनली मैन, जो कि 21 से ज़्यादा थे, सबको वोट करने का राइट्स मिला और उन्हें बोला गया कि आप लोग वोट कीजिए और अपना सरकार चुनिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ और जैकोबियन के अंडर में नेशनल असेंबली ने ये करवाया और इसमें जैकोबियन की भारी जीत हुई। ठीक है, और फ्रांस पहली बार हमें कुछ ऐसा देखने को मिला। ठीक है, रिपब्लिक होने के बाद। ठीक, तो इस तरह से हम देखें कि कैसे जैकोबियंस का गवर्नमेंट बन चुका था। जैसे ही जैकोबियन जीत गए, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि मोनार्की को एबॉलिश करके, मतलब खत्म कर दिया। ठीक है, और बोला कि फ्रांस को हम रिपब्लिक घोषित कर रहे हैं, जिसके राजा होंगे या फिर हेड होंगे रॉबेस्पियर। ठीक है, और अब असेंबली का नाम कन्वेंशन के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है,
या और 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को उन्होंने क्या किया, गिलोटिन कर दिया, है ना। तो गिलोटिन क्या होता है ये आप इस छोटे से स्लाइड में देख सकते हैं, ठीक। इनकी पत्नी का भी, ठीक है, दोनों को गिलोटिन कर दिया। फिर अब हम लोग बात करेंगे रॉबेस्पियर, क्या अच्छे इंसान थे, उनके पॉलिसीज क्या थे और उन्होंने किस तरह से ग्रीस को संभाला और ग्रीस को चलाया, ठीक है। या तो सबसे पहले रॉबेस्पियर गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि भैया सबका वेजेस क्या है, वेजेस को क्या करना है, हमको मैक्सिमम फिक्स कर देंगे कि हाँ सबका वेजेस जो है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका वेजेस कुछ भी, अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो 1000 रुपीज़ फिक्स कर दिया गया, अब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो उसी के अराउंड सबका वेजेस होगा, मीन्स वेजेस का सबका इक्वल मेजर करने का कोशिश किए। फिर क्या किया उन्होंने जो मीट के दाम है ना, मीट मतलब जो भी खाने पीने का सामान था वो सब के दाम को भी रेसेंड किया, मतलब अपने अंडर में दिया, ठीक है। इसके बाद पीजेंट को वो बोले कि आप सभी के सभी ग्रेन हम तक पहुंचाइए और हम जो है बाजार में बेचेंगे उचित दाम में, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चेंज था। उन्होंने क्या किया, मैदा पे पूरी बैन लगाया और बोला कि अब सब का सब आटा ही खाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ इन्होंने कहा, ठीक। इसके बाद उन्होंने देखा कि इक्वालिटी लाने का कोशिश किया, ठीक। अपने स्पीचेस के थ्रू ये बराबर इक्वालिटी की बात कर रहे थे। इन्होंने जो सर और मैडम वाला जो पद्धति का जो पुराने ज़माने से चलता आ रखा उसको हटा के आप सिटीजन बोलने लगे सभी को, ठीक है, जो भी इनके यहाँ काम कर रहे थे, और जो मेल थे उसको सिटीजन और जो फीमेल थे उसको सिटीजनी, ठीक। जितने भी चर्च थे सबको बंद कर दिया गया और उनके बिल्डिंग को बना दिया गया बैरक और ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वो काल जो फ्रांस ने तबाही का मंजर लाया, है ना, और ये काल का 1793 से लेकर 1794, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेन ऑफ टेरर, जो कि रॉबेस्पियर के टाइम में ही आया। इसमें क्या कहा कि जितने भी एक्स नोबेल्स थे, मीन्स लुई 16 के टाइम में जो मंत्री थे या फिर क्लर्जी समझ रहे हो ना, जो पोप्स वगैरह है, या फिर जो मस्जिद बोल रहे हैं, जो चर्चेस में रहते थे, उनको, पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स को, इवन अपने पार्टी के मेंबर को भी जो कि उनसे एग्री नहीं हो रहे थे, उनको क्या कर रहे थे, ये अरेस्ट कर रहे थे और जेल में डाल कर रहे थे, और उन पे क्या करते थे फिर जो ट्रिब्यूनल चलाते थे, मीन्स मतलब एक तरह समझ लीजिए कोर्ट में पेशी होता था, और अगर वो गिल्टी पाए गए तो सबको गिलोटिन किया जा रहा था, मतलब पकड़ के सबको अब मारा जा रहा था। पूरे एक साल में हजारों लोगों को ये मौत के घाट उतार दिए। गिलोटिन देखिए यहाँ पर भी एक फिगर है जिससे आप गिलोटिन को समझ सकते हो, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने कुछ किया। इसके अलावा वो बहुत से, है ना, ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे क्या हुआ कि बहुत सारे, है ना, लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इवन यही नहीं, वुमेन में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उनको भी ये बहुत मारे, है ना, बहुत मारे का अर्थ है कि उनको भी गिलोटिन कर दिया, ठीक है। और फाइनली इनके पार्टी ने ही इनको कन्विक्ट किया और 1794 जुलाई में अरेस्ट करके इनको ही गिलोटिन कर दिया, और इस तरह से रॉबेस्पियर का जो पीरियड का टाइम था वो खत्म हो जाता, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होता है रूल ऑफ डायरेक्टरी का रूल स्टार्ट हो जाता है। डायरेक्टरी कौन है अभी हम लोग जानेंगे। डायरेक्टरी, है ना, जैसे ही गवर्नमेंट खत्म होता है तो वेलफेयर मिडिल क्लास जो होता है वो लोग पावर को सीज कर देते हैं, ठीक है, मतलब थर्ड स्टेट के बिजनेसमैन क्लास लोग वो पावर को अपने हाथ में ले लेते और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जो कि, है ना, वोटिंग राइट वगैरह छीन लेता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण होता है जिसमें बेसिकली 5 मेंबर होते हैं, ठीक है, जिनका काम होता है एग्जीक्यूटिव वाला, माने कानून बनाने का, ठीक है। बट ये लोग आपस में ही क्या होता है कि लड़ने लगते हैं, ठीक है ना, लड़ने लगते हैं, जिससे क्या होता है समाज में पूरा अफरा खफरी मर जाएगा और ये लोग का आपस में ही नहीं बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो लोग ठीक से समाज को या फिर फ्रांस को चला नहीं पाएंगे। तो इसी के तहत एक
बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी फ्रांस में आ जाता है, जिसको संभालने के लिए, जिसका फायदा उठा के एक बहुत ही ताकतवर राजा नेपोलियन बोनापार्ट उभर के आएंगे और वो क्या करेंगे, ग्रीस को संभालेंगे, फ्रांस को संभालेंगे और अपना शासन यहाँ पे जमाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब हम लोग नेपोलियन के बारे में कि नेपोलियन कौन थे और इन्होंने क्या किया। ठीक है, तो नेपोलियन के बारे में बताना चाहेंगे आप लोग को कि नेपोलियन जो थे ये फ्रांस के एक छोटे से जगह कोस्टिका नाम की जगह पे इनका जन्म हुआ। 1769 में इनका जन्म होता है। ठीक है, और ये भी एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी भी एक छोटे मोटे राजा थे जो कि लुई 16 के अंडर में थे। ठीक है, तो बचपन से ही ये लड़ाई वड़ाई या फिर क्या बोलते हैं राजा बनने का इनमें बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति था और बहुत ही जल्द ये लुई 16 के हेड हो गए, मतलब आर्मी हेड है ना, जिसको हम लोग सेनापति बोल सकते हैं। ठीक है, और जब देखा इन्होंने कि 1794 के बाद मीन 1794 के बाद फ्रांस में किसी तरह का कोई पावरफुल पावर नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके सभी जगह में वॉर लड़े जिससे अपना पावर को दिखा पाइए और फाइनली 1804 में खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। ठीक है, ये सब कहानी था। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्रीज, सब पे अटैक करना स्टार्ट किया और अटैक के दौरान उनको हराया और उनसे खूब सारा मतलब पावर वेल्थ जो भी हो सकता था सब लिया। यही नहीं, इन्होंने फ्रांस में भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंज लाए, जैसे कि प्रोटेक्शन किया प्राइवेट प्रॉपर्टी का, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर को लाए इन्होंने, फेडरल सिस्टम को ख़त्म किया, डेसिमल सिस्टम लाया और भी बहुत से पॉजिटिव चेंजेस इन्होंने किए, है ना, जिसको हम लोग नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग को 10 में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी आप उसके बारे में हम लोग नहीं जानते, 10 में हम लोग उसको बेटर तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा फ्रांस इनको एक लिबरेटर, एक फ्रीडम फाइटर के तौर पे देख रहा था, बट धीरे धीरे इनका मनसा का जब पता चलने लगा तो लोग समझ गए कि ये भी हमारे लिए कुछ खास काम नहीं करने वाले। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इनके 3 पॉलिसी थे में जो कि क्या था, फ्रांस को बदनाम कर रखा। पहला है ना, पहला इन्होंने क्या किया कि टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, टैक्स को भारी मात्रा में बढ़ा दिया जिससे लोगों पे फिर से वही हाल हो गया। ठीक है, दूसरा सेंसरशिप हटा दिया, सेंसरशिप लगा दिया जिससे अब राजा के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। एंड थर्ड एंड लास्ट, इन्होंने क्या किया कि लोगों को फोर्स करने लगे आर्मी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इनका मनसा साफ था पूरा यूरोप जीतना, उसके लिए आर्मी चाहिए, तो दैट्स वाई ये लोग को फोर्स कर रखे आर्मी ज्वाइन करने के लिए। और इसी के कारण इनका अंत होने वाला है। लोग को इनसे थोड़ा नफरत होने लगा, इनके खिलाफ लोग अब बोलने लगे और फाइनली वाटरलू के युद्ध में, जिसमें 1815 में हुआ, जिसमें 4 देश एक तरफ थे। कौन कौन? ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, ठीक है, पर्सिया और रसिया। पर्सिया को बताना चाहिए आप लोगों को कि आज ये जर्मनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये वाला आप याद रखें। ठीक है, पर्सिया, रसिया, इंग्लैंड जो कि ब्रिटेन के नाम से जाना था पहले, और ऑस्ट्रिया, ये 4 देश मिलके अटैक करते हैं और नेपोलियन को हरा गए। और इस तरह से नेपोलियन का हार होता है वाटरलू के युद्ध में और फाइनली उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, जहां पर 1821 में उनका डेथ हो जाता है। ठीक है, तो यही था हमारा पूरी फ्रांस रेवोल्यूशन पे लेक्चर, जिसमें हमने पूरा तरह से देखा कि किस तरह से फ्रांस में क्रांति आई 1789 में। ठीक है, फिर हमने जाना कि वहाँ पर किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम हुआ, फिर रॉबेस्पियर का टाइम को हमने देखा, फिर हमने देखा कि किस प्रकार डायरेक्टरी आई और फाइनली नेपोलियन ने फ्रांस पे रूल किया। और एट लास्ट क्या हुआ कि पूरा का पूरा हम लोग देखे कि फ्रांस में कैसे नेपोलियन का अंत होता है। इसके बाद का जो कहानी है, मीन्स 1815 के बाद की जो कहानी है, वो हम लोग को क्लास 10 में देखना है। और फाइनली हम लोग देखेंगे कि 1848 में जाके फ्रांस आज़ाद होगा। तो एक और वीडियो बच गया इस पे, हम लोग उसमें बात कर रहे हैं कि वॉर के दौरान वुमेन का क्या हाल था,
स्लेवरी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और एट लास्ट एवरीडे लाइफ या फिर डे टू डे लाइफ लोग का कैसा हो गया था वॉर के दौरान और वॉर के बाद। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो या फिर ये चैप्टर एंड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।